लेवी टैक्स, लौड़ा लसन टैक्स मुसल्लत कर दिए। ये के इलेक्ट्रिक तो टेंडर देने वाली नहीं है। लिस्ट आपने भी पढ़ी हुई, हमने भी पढ़ी हुई है। लगाते हुए शर्म आ रही है। सारे दल्ले भड़वे इसमें शामिल हैं, सब खा रहे पी रहे हैं मंड के मादरचोद। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपको पता ही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अल्लाह का अजाब ही इसको निस्तो नाबूद कर सकता है। इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि लोग भी नहीं निकलते, लोग नहीं निकलेंगे। लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोग गांडू हो चुके, लोग नहीं निकलेंगे। को भड़वत हो रही है, अगर कोई लौंडेबाज पकड़ा जा रहा है और उसको बख्शा जा रहा है तो मैं मुफ्तियान लेके पहुंच जाऊंगा, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो रेंजर्स पकड़े और उसको छोड़ दे, मैं वहां मुफ्ती लेके पहुंच जाऊंगा भाई इंशाल्लाह। तो जो फतवे निकलेंगे फतवे निकलवाऊंगा इंशाल्लाह वहीं खड़े खड़े। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, और मुफ्तियान यहाँ पे खामोश हैं। इन चौधों को अपने राइट्स पता नहीं है, अपने कानून के लिए उठते नहीं है, अपने जुल्म के लिए उठते नहीं है। भोसड़ी के वहां जाके बढ़वे दूसरे मुल्कों में जाके बेइज्जती करवा रहे हैं। दुबई वालों ने वीजा बैन किया ना, देखो ये दुबई में क्या भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है बहन चोद। और भड़वा इतनी तड़ियां लगा रहा है मादरचोद, और ये दाढ़ी है इसकी। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का वीजा बंद हुआ है। उस किस चीज का पैसा मांग रहे हो? हाँ, किस चीज का पैसा मांग रहे हो? उन डकैतों को कौन लगाम डालेगा, इनकी माँ की चूत। कराची में जो दंदनाने के लिए छोड़ दिया, लोग जा रहे हैं तो उनके लिए असाइलम बंद कर दिया भाई। जो असाइलम लेगा उनका पासपोर्ट कैंसिल है। अपने तुम लोगों ने घर ले लिए जहां पर उन काफिरों के मुल्क में अवाम के पैसे से, और वो अवाम अपने लिए जान बचा के जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती के लेवी टैक्स मुसल्लत कर दिए। छोटे से घर में रहते हैं, जो कमाने वाले 2 अफराद हैं, टोटल मिला के 40,000 रुपए की सैलरी नहीं है, उसका बिल 1,20,000 आ रहा है। वाली भाई टेक केयर, अल्लाह के अमान में रहें आप। जब दुनिया भर के अंदर ऐसे होता है भाई कि अगर आपके खिलाफ गलत हो रहा है, बदमाश कुछ कर रहे हैं, पुलिस कुछ कर रही है, कोई भी मतलब कोई भी कर रहा है, अगर ताकत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है अगर कहीं पे, तो आप आवाज बुलंद करो भाई। इनकलाब आता है, आप कुछ करो ना करो, अपनी आवाज तो बुलंद कर लो। बहन चोदो बिल्कुल ही मतलब चुद गए क्या, चूतिया हो गए क्या बहन चोद। My name is Colonel Amir. I am Works Manager Fauji Meat Limited. This has the largest meat processing capacity in Pakistan. अफसोस ये है और ढिठाई भी है कि हम अपने लोगों पे तो बहुत शेर हैं, और अपने लोग जो है ना वही एहतराम सर पे बिठा रहे हैं, वही जो वर्दी है तो एहतराम है, सब कुछ है, और हम अपने लोगों को नहीं बख्श रहे। बजाय इसके कि वो जो पड़ोसी मुल्क वाले जो मुशर्रफ साहब जिनको जवाब देते थे, उनके हंसे ठट्टे पे जवाब दिया करते थे, आज कोई उठ के जवाब देने को तैयार नहीं, जबकि वो हमारे फौजी पीछे खड़ा कर देते हैं, पिक्चर्स लगाकर हंस रहे होते हैं। और स्टोरी इज अबाउट एन आर्मी व्हिच इज बाय फार द बिगेस्ट लैंड ग्रैबर इन द वर्ल्ड। हेलो, दिस इज जुनैद अहमद सिद्दीकी, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, मैं I must appreciate here Dr. Ali Shekhani साहब regarding his new announcement, recent announcement to purchase K Electric in the favor of Karachiotes, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं अली शेखानी भाई को इस चीज़ पे दिल से सलाम पेश करता हूँ। आई सैल्यूट हिम बिकॉज वो कराची वालों के दर्द को समझ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों के दर्द को समझ रहे हैं। क्योंकि कराची वाले के इलेक्ट्रिक ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा बदमाशी बहुत टाइम से उन्होंने जो है वो लगा रखी है। और लेकिन अली शेखानी भाई को मैं साथ साथ ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अली भाई, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आप पहले भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लोगों के लिए, लेकिन एक चीज़ मैं वैसे ही, चूँकि आप तो खुद बिज़नेस आपका भी है तो आपको पता है, आपने कुछ सोच के ही ये बात कही है। मैं ये वीडियो लगाता हूँ, पहले ये देख लें, फिर मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा अली शेखानी भाई को। और मैं टैक्स के ऊपर भी बात करूँगा, जिस तरह मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से, और टैक्स रिटर्न्स का क्या बेनिफिट्स पाकिस्तान में हैं कि नहीं है, कोई एडवांटेजेस हैं कि नहीं है, और टैक्स रिटर्न्स दुनिया में किस तरह से लागू हो रहे हैं, और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है पब्लिक पर, सिविलियंस पर, उनके सिटीजन्स पर। तो उस पर भी बात करता हूँ, पहले ये वीडियो देख लें अली भाई। हेलो, दिस इज अली शेखानी हियर। पिछले 4 दिनों से पूरा पाकिस्तान से, पूरे कराची से टैग किया जा रहा है मुझे, मेरी मार्केटिंग टीम को, कि के इलेक्ट्रिक खरीद ली जाए। मेरी अभी जफर भाई से बात हुई है, मैंने जफर भाई से कहा है कि प्लीज मालूमात करें कि के इलेक्ट्रिक बिक चुकी है या बिकने वाली है। अगर बिकी नहीं है तो क्या प्रोसेस है खरीदने का, कहां टेंडर दिया जाएगा, कौन जिम्मेदार हैं, बिना किसी को रिश्वत दिए हुए। हम रेडी हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे कराची शहर के जो लोग हैं, खुदारा उनके साथ जुल्म मत करो। फोन नहीं देते हैं तो सर पे 2 गोली मार दी जाती है। छोटे से घर में रहते हैं, जो कमाने वाले 2 अफराद हैं, टोटल मिला के 40,000 रुपए की सैलरी नहीं है, उसका बिल 1,20,000 आ रहा है। इस अजाब से निकालने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ कोरंगी के अंदर अभी एक मेरे भाई को मार दिया गया, 2 गोली मारी गई, एक 5,000 के फोन के लिए।
मैंने जफर भाई को कहा कि प्लीज उनके घर जाएं, जो जरूरियात है उसको पूरी करें। और अगर के इलेक्ट्रिक शिखानी ग्रुप खरीद लेती है तो मुझे पैसा बनाने की जरूरत नहीं है कराची शहर से, मेरा अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो मेरी कोशिश रही कि जो भाई, जो बहनें, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट कर सको एज मच एज आई कैन। थैंक यू जी। तो मैं अली भाई से ये कहना चाहता हूँ, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस दर्द को महसूस किया। पाकिस्तान में इस वक्त फिरौनियत का राज है, आपको पता ही है, और अब से नहीं बहुत टाइम से। और अब तो बेहिसी इतनी ज़्यादा है कि हम दुनिया भर से खबरें, और बेहिसी का आलम ये है कि देखिए, मैंने तो जब मुशर्रफ के दौर में ये देखा था, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, कि एटलीस्ट वो अगर हमारा पड़ोसी मुल्क हम पे हंसता था, मजाक उड़ाता था, इवन तो वो आर्मी को बुरा कहता था। और देखें जिस दौर के अंदर, जिस कंट्री में फौज आती है ना इक़्तिदार में, तो वहाँ उनका बॉयकॉट करते हैं, ये एक रूल है। तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने भी, सबको पता है कि बॉयकॉट कर दिया था पाकिस्तान का। उसके बावजूद जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस वक्त प्रेसिडेंट था यूएस का, लेकिन वो मुशर्रफ से फिर भी बात करते हुए हिचकिचाता था, क्योंकि मुशर्रफ आंखों में आंखें डाल के बात करता था। एटलीस्ट एक प्रेस्टीज हमने रखी हुई थी। लेकिन मुझे इतना दुख है कि इस फिरौनियत के दौर में इस वक्त कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, इतना ज़्यादा मजाक पहले हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान हम पे नहीं हंसता था जितना मुशर्रफ के दौर में कभी नहीं हंसा। कभी कुछ कहते थे, मुशर्रफ जवाब देता था। इवन दो एक हमने वीडियो भी देखी थी जो वाशिंगटन डीसी में बैठकर, पेंटागन में सॉरी, परवेज मुशर्रफ ने उन्होंने उसको बोला कि भाई आपके एबटाबाद में काकुल एकेडमी नज़दीक है और आपने उसामा बिन लादेन को छुपा रखा था और जी सो रहे थे और यूं हंस रहे थे वो तंजिया। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उसको एटलीस्ट ये बोला था कि भाई आप भी तो 9/11 के दिन सो रहे थे, तो हमें भी एटलीस्ट एक दिन अलाउ करें। बड़ा मतलब जेंटलमैन वाला आंसर उन्होंने दिया था, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखो, दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हज़ारों चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क के मसले, लेकिन अब मसले हैं ना वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। और अच्छा अफसोस ये है और ढिठाई भी है कि हम अपने लोगों पे तो बहुत शेर हैं, और अपने लोग जो है ना वही एहतराम सर पे बिठा रहे हैं, वही जो वर्दी है तो एहतराम है, सब कुछ है, और हम अपने लोगों को नहीं बख्श रहे। बजाय इसके कि वो जो पड़ोसी मुल्क वाले, जो मुशर्रफ साहब जिनको जवाब देते थे, उनके हंसे ठट्टे पे जवाब दिया करते थे, आज कोई उठ के जवाब देने को तैयार नहीं, जबकि वो हमारे फौजी पीछे खड़ा कर देते हैं, पिक्चर्स लगाकर हंस रहे होते हैं। और मैं क्या बोलूं, मतलब चलो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये सोशल मीडिया पे पड़े हुए क्लिप्स, एक छोटा सा क्लिप में लगाता हूं। इस तरह के बहुत सारे क्लिप्स सबको पता है कहां चल रहे हैं, लेकिन इसमें देखो किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जी ये लैंड ग्रैबिंग और माफिया और फला, और वो हमारी फोर्सेस को गिनवा रहे हैं भाई। तो ये मैं क्लिप लगा देता हूं, ये भी देख लो। Story is about an army, which is by far the biggest land grabber in the world. Not only does it encroach upon enemy lands, but also the land of the very people it claims to protect. I'm talking about the Pakistani army. It has been accused of taking over vast swathes of government-owned land, a move that has raised questions about the army's pervasive presence. We'll get there in a bit. First, let's tell you how it's taking over the land. Through a new food security plan, a plan aimed at boosting agricultural production. Under this plan, the Pakistan Army will grow food on leased state land. I'm not making this up. Pakistan's generals are about to turn into farmers. They're going to take up government-owned land to generate better crop yields, they say. They will apparently grow wheat, cotton, sugarcane, as well as vegetables and fruit. At least that's what the army is saying. The civil society of Pakistan is strongly against this. Petitions filed in Pakistani courts state that this plan will hive off profits to the military. They also say that the military is ill-equipped for farming, especially given how the task could go to Pakistan's 25 million landless poor citizens. Now here's the thing. In Pakistan, government-owned land is routinely given to the army. It is awarded to serving or retired military personnel for private use. But the latest transfer of land under the new scheme could apparently make the Pak Army the country's single biggest landowner. Here's how. Under the scheme, the army will be granted 30-year leases for vast swathes of land. On paper, the army will acquire up to 1 million acres of land in Punjab. For the sake of perspective, this covers an area about 5,500 times the size of Beijing's Forbidden City, or nearly 3 times the size of India's capital, New Delhi. Yes, the size of the land the Pakistan Army wants to farm on, only that a petition filed in court says this entire piece of land is barren. It is incapable of growing anything.
By all means, this is yet another ploy by the Pakistan Army to grab more land, something it has made a habit of. In January last year, it made a claim on 8,000 acres of state land. This land was meant for a national park. The army started building a golf course on it. The Islamabad High Court had to step in to reject the claim. It doesn't end there. In January 2016, the Sindh government accused Pakistan Army's Defence Housing Authority of encroaching 6,000 acres of land in Karachi. A case was filed. The army was asked to vacate the land. The judge who delivered the verdict was quoted as saying, "They have encroached so far into the sea that if they had their way, they would build another city on the sea itself." This was in 2019. Last year, in April 2021, the Lahore High Court delivered a similar verdict. It said the army had encroached on several pieces of land in Lahore, one of which belonged to the court itself. The judge who delivered the verdict called the army the biggest land grabber in Pakistan. Now, these are just two instances. There are many, many more. In her book called Inside Pakistan's Military Economy, defense analyst Aisha Siddiqa says that the Pakistan Army owns 12% of the country's land. Imagine that. 2/3 of this land is in the hands of brigadiers and generals. It further states that there's a clear hierarchy. Officers get real estate, personnel below the rank of an officer get farmlands. And there is little that anyone can do to stop this. The Pakistan Army is a financial powerhouse. It operates like a conglomerate. It runs at least 50 commercial entities in Pakistan. They range from farms to gas plants to power stations, cement companies, hospitals, universities, restaurants, pizza chains, you name it. And the army owns it. So there is no escaping the powers of this military machine. Forget holding it accountable. These verdicts may make for good headlines, but it's hard to say if they change anything on ground. Because the Pakistan Army not only runs Pakistan, it owns it. ये वीडियो देखिए. My name is Colonel Amir. I am Works Manager Fauji Meat Limited. This has the largest meat processing capacity in Pakistan. It's to hold and store a meat up to a capacity of 600 metric tons. I am Colonel Tariq Shinwari. I am Company Secretary of Fauji Meat Limited. My company Fauji Meat Limited was incorporated in Fauji Fertilizer bin Qasim Limited Group. Here I would like to say, this is the only plant which can alone take on all the requirement of GCC countries in one go. We have the proud privilege. This is what our capabilities are. ये वीडियो देखें. आज 11 अप्रैल को हर तरफ ईद मनाई जा रही है। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इस पाक अवसर पर कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में भिखारियों ने एक शहर पर कब्जा कर लिया है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। वैसे भी जिस पाकिस्तान का पीएम और आर्मी चीफ दुनिया भर में भीख मांगता फिरे, वहां ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ईद के मौके पर कराची में 1, 2, 3, 500,000 नहीं, कुल 4 लाख भिखारी पहुंच गए हैं। कराची पुलिस का दावा है कि ये प्रोफेशनल भीख मांगने वाले हैं जो पूरे पाकिस्तान से वहां आए हैं और ईद से पहले वहां के बाजारों और सड़कों पर हाथ फैलाकर बैठे हैं ताकि जनता इन पर दया करके इन्हें कुछ पैसे दे दे। ये पाकिस्तान के देसी भिखारी है, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी किसी भिखारी से कम नहीं है। शहबाज शरीफ भी बिल्कुल इसी तरह से पैसे और कश्मीर पर समर्थन मांगने सऊदी अरब गए और सऊदी प्रिंस के सामने हाथ बढ़ाया, पर पैसे
और सपोर्ट में से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि अब पूरा पाकिस्तान शहबाज स्टाइल में भीख मांगने लगा है। भारत से बराबरी की बात सोचने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये खबर सिर झुकाने वाली है। जिस तरह पाकिस्तान की सरकार दुनिया से भीख मांग कर काम चला रही है, अब तो इस्लामाबाद ने आतंकियों के साथ साथ भिखारियों को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, यूएई और इराक में पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं। ये तीर्थयात्रियों के वीजा पर मक्का जाकर भीख मांगते पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के लोग लाखों रुपए खर्च करके टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाकर भीख मांगते पकड़े गए हैं, जबकि यूएई में भीख मांगना गैर कानूनी है। जैसे लोगों को शराब और ड्रग्स की लत लगती है, वैसे ही पाकिस्तानियों को भीख मांगने की लत लग गई है। वो जलालत अपनी जगह, अब ये जलालत देखो। पहले तो मक्का की तो उसने बात की, मक्का में मोबाइल चोरी किया था किसी पाकिस्तानी ने। अच्छा, लोगों को, लोगों को, बहन चोदों को अपने राइट्स पता नहीं है, अपने कानून के लिए उठते नहीं है, अपने जुल्म के लिए उठते नहीं है। भोसड़ी के वहां जाके बढ़वे दूसरे मुल्कों में जाके बेइज्जती करवा रहे हैं। तो ये बंदा देखो दुबई के अंदर क्या कर रहा है। दुबई वालों ने वीजा बैन किया ना, देखो ये दुबई में क्या भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है बहन चोद। और भड़वा इतनी तड़ियां लगा रहा है मादर चो। और ये दाढ़ी है इसकी, नबी की सुन्नत चेहरे पे रखी हुई है, और चौड़े इतने आते हैं। अपने मुल्क के अंदर जुल्म के लिए बोलते नहीं, भोसड़ी के वहां जाके भीख मांग रहे हैं मादर चो, सर शर्म से झुका रहे हैं। वो तो मुंह पे बोल रहे हैं, वो साफ के इनका प्राइम मिनिस्टर, इनके आर्मी चीफ, सबको बोल रहे हैं वो कि ये तो भीख मांग रहे हैं, तो इनके लोगों ने तो दुनिया में एंड कर दिया, सब जगह भीख मांगते फिर रहे हैं। तो किससे ढकी छुपी है, हम तक नहीं पहुंच रही क्या? ये वीडियोस हमने देखी नहीं है कि ये भीख मांगते हुए। ये देख लो वीडियो। किस चीज का पैसा मांगता है, किस चीज का पैसा मांगता है, किस चीज का पैसा मांगता है बताओ इधर। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान का वीजा बंद हुआ है, उससे किस चीज का पैसा मांग रहे हो? हाँ, किस चीज का पैसा मांग रहे हो? पैसा मांग रहे हो ना, इससे शर्म नहीं आती तुम्हें? काम करो ना। दुबई में पैसा मांगने के लिए इधर बात करो, इधर छोड़ो इसको, हाथ क्यों छोड़ो? पैसा क्यों मांग रहे हो इधर से? नहीं मांग रहे भाई, तुम्हारी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे थे पाकिस्तान के। पैसा क्यों मांग रहे इधर से? नहीं मांग रहे भाई, पैसा मांग रहा था आपसे? नहीं मांग रहे। हाँ, पैसा क्यों मांग रहे? मेहरबानी करके छोड़ो, आपका मांग करके सवाल छोड़ो। नहीं, पैसा क्यों मांग रहे थे इधर? नहीं मांग रहे भाई, उधर तुम फैमिली, उधर कार से फैमिली उतरी, उससे पैसा मांग रहे थे तुम, क्यों? बस ये मैंने छोटा सा इसलिए लगाया ताकि लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता तो ये देखें भाई इस लेवल पर जाकर अब हो रहा है, और पहले भी बहुत ज्यादा होता रहा है। उनको तो मौका चाहिए, दुश्मन है, लेकिन हमारे लोगों में कोई इतनी, मैं देखता हूँ, इखलाकी वही जुर्रत ही नहीं है कि मुशर्रफ साहब वाली, कि मुशर्रफ साहब एटलीस्ट जवाब देते थे, चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, भाई गद्दार बोले, कुछ भी बोले, लेकिन भाई कम से कम सर नीचे नहीं झुकने देते थे भाई, वो डंके की चोट पे जवाब देते थे। चलो वो दे ना दें, अब ये बोलेंगे जी ऑफिशियल मैटर्स में नहीं बोलते, बट ठीक है, अपनी मीडिया को अलाउ कर दें इतना कि यार वो कम से कम वही जवाब देते हैं। उनका मीडिया भी तो मीडिया चिल्ला रहा है ना, आप अपनी मीडिया को इतना अलाउ दे दो, कर दो। आपने किसी उसका ही नहीं छोड़ा, किसी जवाब देने जोगा ही नहीं छोड़ा, कि कोई जवाब ही नहीं दे सकता, हम जो दिल चाहे करते फिरें। कोई चीज रखी छुपी नहीं है। वो तो नाम ले लेके बता रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो फला का ऑर्डर यूं है, ये मतलब क्या आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, फला क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, फला सोसाइटी, फला यूं, फला वो, फला लैंड ग्रैबिंग, बाहर चले गए तो बाजवा साहब चले गए, तो वो नाम ले रहे हैं सबका। वो हमारे मौजूदा सिपा सलार साहब का भी नाम ले लेके बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अफसोस है तो मुशर्रफ साहब जैसा मैंने नहीं देखा अब तक कोई है, लेकिन वहां के नेताओं के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। देखिए जरा, जो शहबाज शरीफ है आपके प्रधानमंत्री, वो लंदन में उनके पास 2 आलीशान प्रॉपर्टीज है, मुझे लगता है कम ही बता रही होंगी मैं, कई होंगी शायद, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भारी निवेश है उनका, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन देश में जब चल नहीं रहा है कुछ भी, तो उस समय शहबाज शरीफ की सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में 553 कनाल जमीन है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूं, बाहर क्या है हमें नहीं पता है, इससे कहीं ज्यादा होगा। नवाज शरीफ लंदन में 21 प्रॉपर्टीज सर, इनमें से एक भी देकर जरा डोनेट कर दे पैसे तो बहुत अच्छा होगा। अरबों का बैंक बैलेंस नवाज शरीफ का है, 1654 कनाल जमीन नवाज शरीफ की है, और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां नवाज शरीफ के पास हैं। अब सोचिए, ऐसा मुल्क जिसके नेताओं के पास अंधाधुंध पैसा है, लेकिन मुल्क गरीबी में है। बिलावल भुट्टो जो बड़े बड़े बयान भारत पर देते हैं, पाकिस्तान का रोना भी रोते हैं कि किस हालत में पहुंच गया, लेकिन दुबई में 2 लग्जरी विलाज हैं। सोचिए, दुबई में दर्जनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा ये बिलावल भुट्टो की बात बता रही हूं, 181 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन किसके पास होती है, वो सोचता बहुत है मेरे पास, 181 एकड़ जमीन यूएई यूएस में संपत्ति बिलावल भुट्टो की है। और बाजवा परिवार, आपके एक्स आर्मी चीफ सर 1200 करोड़ के मालिक हैं। क्या किया इन्होंने 6 साल में कर्नल सिंह, सोचिए जरा सर, आर्मी
चीफ ने क्या किया ऐसा 6 साल में कि इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई? शादी होती इनकी बहू अरबपति बन गई थी। 9 दिन पहले 120 करोड़ की संपत्ति उनके नाम हुई थी। कैसे हो गई किसी को नहीं पता, कोई पूछ भी नहीं सकता पाकिस्तान में। और खुद बाजवा की पत्नी 250 करोड़ की मालिक है। अब मैं तो सीधा सवाल पूछूंगी कि एक ऐसा देश जहां मालामाल हो रहे हैं, वहां के नेता मालामाल हो रहे हैं, वहां देश कंगाली की कगार पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कर्नल सिंह, आप तो आर्मी में रहे, बताइए इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाता है कोई आर्मी का अफसर? मैं तो कहता हूं, देखिए आर्मी किस लिए, मेजर आर्य को लीजिए। आर्मी किस लिए बनाई जाती है? आर्मी बनाई जाती है देश के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। आप ये फिगर्स जो दिखा रहे हैं, दे आर सो शॉकिंग। मेरे ख्याल मेरी पूरी इंडियन आर्मी के सारे अफसरों के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इतना पैसा नहीं है जो ये बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मेजर आर्य, मुझे लगता है मैं तो कम बता रही हूँ, मैं तो कम बता रही हूँ मेजर आर्य, शायद हमारे इससे कहीं गुना ज्यादा है। इनके बच्चे कहाँ हैं, कितनी प्रॉपर्टी है मेजर आर्य? इतनी प्रॉपर्टी से कभी आपने सुना कि 2 प्रॉपर्टी बेच दी और ये पैसा दे दिया उन्होंने? हजारों एकड़ के खानदान वाले नहीं बनते यहाँ पे प्रधानमंत्री। और एक और बड़ा दुख, ये जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है कारी साहिबान पे, जो लौंडेबाज कारी साहिबान है, जिनको बचाने के लिए उनके फिरके के बड़े आ जाते हैं। आज अफसोस ये है कि वो भी हाथ बांधे खड़े हुए होते हैं, मतलब ये बुला लेते हैं, इनको हाजिर कर लेते हैं सिपा सालार, ये जाके खड़े हो जाते हैं। और जो बजाय इसके कि इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम की ताकत क्या है वो बताते हैं, शरीयत की पावर क्या है, मौलवी हजरात की खुद अपनी क्या पावर होनी थी इस मामले पे, क्योंकि मौलवी हजरात की पावर हो ना हो, कुरान की पावर है, ये बताए बजाय इसके कि शरीयत बताते कि शरीयत में क्या होता है। शरीयत क्या कह रही है नमाज के हवाले से, या हज के अंदर आप एहराम मान रहे हो, आपको मतलब आपका हज एक फ़र्ज़ है, अगर आपको उठा के ले जाएं, किडनैप कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे यार, अरेस्ट भी कर लेंगे, कुछ भी है, और जबकि काजी से मीन्स कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जी ये तो बरी हैं, रिलीज्ड हैं, और इन्होंने तो जुर्माने हो या कुछ भी वो जमा करवाया, उसके बावजूद आप इस चीज़ पे शरीयत क्या कह रही है, इस पे तो उल्मा को बोलना चाहिए भाई। उल्मा खामोश हैं, मुफ्तियान वैसे फतवे दे रहे होते हैं। हमने तो भाई बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इसी दुनिया में हम रहते हैं, इसी पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो हमें पता है कि भाई आए दिन फतवे आ रहे होते हैं कि फलां काफिर, फलां यूं, फलां आपस में दूसरा फिरका काफिर, फलां काफिर। तो यार अगर एक हज फर्ज छोड़ने पर क्या शरीयत कह रही है, उस पर भी तो फतवा बता दो भाई बता दो यार, अल्लाह रहम करे। क्योंकि देखें ऊपर तो अल्लाह की ताकत बैठी है, आज आप नहीं बताओगे कल अल्लाह किसी और को पैदा कर देगा, और कोई मुफ्ती ले आएगा, अल्लाह किसी और आलिम को ले आएगा जो बात करेगा। तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे इंशाल्लाह, उस वक्त पर डेफिनेटली फिर उन्हीं की खिलाफत चलेगी, तो तमाम हदीस कह रही हैं। और अल्लाह पाक अपनी बात को पक्का करके रहता है, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माजी में भी जो अपनी बात पूरी मनवा के दिखाई है, तो क्योंकि अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है, कुरान भरा पड़ा हुआ है। तो अगर आज कोई फ़िरौन चौड़ा चल रहा है तो भाई फ़िरौनियत सबकी अल्लाह ने पहले भी धरी की धरी छोड़ दी है, आज भी धरी की धरी छोड़ देगा अल्लाह पाक। ये इतना सेंसिटिव मसला है, हज एक फ़र्ज़ है, आप हज के टाइम पे उठा के बंदे ले जा रहे हो कि हज मिस कराना है भाई, एहराम में से ले जा रहे हो। अब वो दूसरी बात है, दुनिया को पता नहीं है कि बच्चे हैं क्या, यार आप उनके मुंह बंद करा दो, काफिरों के मुंह बंद करा दो भाई, वो हंस रहे हैं यार, उनको जवाब तो दे दो कम से कम। खैर मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने आप पे क्या मजीद अपने आप को शर्मिंदा करने वाली बात है, बस ये कि किसी में जरूरत नहीं है और आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे कि आप मीडिया भी आपकी कोई बात करने को तैयार नहीं है इन टॉपिक्स पे। दूसरी बात ये है, जितना हंसी उड़ रही है, हंसते रहे, मजाक उड़ता रहे, उड़ रहा है, शर्म नहीं है और आएगी भी नहीं। मुशर्रफ जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं भाई, सीधी बात है। कोई गलत करे अच्छा करे, लेकिन वो एटलीस्ट वो बंदा मर्द का बच्चा था, जवाब देता था। अगर फौजी जिसे कहते हैं फौजी था, फौजी मैं समझता हूँ सर झुका के नहीं रहते, मतलब शर्मिंदगी से सर नहीं झुकता था उसका, चाहे उसको कोई ताना मारे तंज मारे, जवाब जरूर देता था। एक वो इंडिया के अंदर बुलाया था, उसने बोला मुझे ये एक मोटिव मिला है जिसपे मुझे बात करना है, ठीक है ना। वो जो मदनी साहब खड़े हो गए थे उनके इस्लामी, तो उनको जवाब दिया था कि भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। एटलीस्ट सर फखर से बुलंद था उस बंदे का, सैल्यूट है भाई। मुशर्रफ साहब दुनिया से चलेगा, अल्लाह आपकी मफरत करे, ठीक है ना, अल्लाह आपकी मफरत करे। अगर आपसे गलतियां हुई हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, अभी वालों से भी हो रही हैं। आप उस वक्त सुपर सलार थे, लेकिन आर्मी चीफ थे और आप प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने सर नहीं झुकाया भाई। आप कम से कम आपने गैरत के नाम पे सर उठा के रखा। अल्लाह आपको आगे के दर्जात बुलंद करे, आमीन। और जो हर शख्स ने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना देना है, जो अभी मौजूदा है उन्होंने भी अपना हिसाब देना है, चाहे वो हाफिज हो चाहे हाजी हो। लेकिन अफसोस ये है कि काफिर मुल्क के लोग हंस रहे हैं। वो गौरव आ रही है कि हम जो ना वीडियोस पे हंस रहे होते थे, उनकी बैंड बजा रहे होते थे, इन द अदर वर्ड्स कि हम गांड मार रहे होते थे, ठीक है। लेकिन वो आज हंस हंस के बोल रहा है कि ना तुम लोगों ने नबी की इज्जत नहीं की है, नबी का नाम भेज दिया। और दूसरी बातें छोड़ो, ये देखो कि ये मस्जिद को ताले लगना शुरू हो चुके हैं,
ये तो दीन का मसला है ना, और दूसरों को तुम समझो ना समझो, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो उलमा? बिल नहीं अदा हो रहा, माड़े लोग ने तो माठे का बिल कहना अदा करना, असि अकाला माठे नूं ना आला मार। किधर है भाई उलमा, किधर है मुफ्ती? अब कब बात करोगे भाई आप लोग, कब बात करोगे इस पे? ये मस्जिदों पे ताले लग रहे हैं, अल्लाह के घर पे ताले लग गए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस पे कब बात होगी यार? कब उलमा जागेंगे, कब मुफ्ती जागेंगे? अल्लाह के वास्ते अब जाग जाओ। मैं इकट्ठा करके भाई मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ यार, मैं आ जाता हूँ, इन पे फतवे चाहिए भैया। वो आपके नबी पे बात कर रहे हैं और आप अपने लोगों की, यहाँ कहाँ है उलमा हजरात, कहाँ है भाई? वैसे बड़े फतवे देते हैं, कहाँ है भाई? इस पे बात कर रहे हैं, आपके नबी पे हंस रहे हैं वो। फिर तो खादिम रिजवी साहब जो भी थे, ठीक है, एटलीस्ट भाई खत्म नबूवत के मामले पे जवाब तो देते थे यार, एटलीस्ट कोई गैरत तो ले आओ भाई। हाफिज साहब हो, कोई हाजी साहब हो, जब गैरत तो ले आओ। आपकी तो जिम्मेदारी भी, हाफिज होने की वजह से भी जिम्मेदारी है भाई आपकी, तो सिपा सालार हो या कोई भी हो, मुशर्रफ सिपा सालार नहीं था अपने टाइम पे क्या? तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, उसको भी बड़ा दुख हुआ जब एक गैर शख्स खड़ा होकर वहां पे गालियां बक रहा था और आप अपनी मिसेस के साथ थे, साबिक आर्मी चीफ साहब वहां पे थे बेल्जियम में, तो एक गैर कंट्री का एक आदमी खड़ा होकर नंगी गालियां बक रहा था, फैमिली समेत इतनी गंदी बकवास कर रहा था, चूंकि वो गैर था, हम यहाँ अपने लोगों को नंगा कर रहे थे। हम उस गैर को कुछ नहीं कर सके, कह नहीं सके, चूंकि जाहिर सी बात है भाई वो खोल के बोल सकता है, वहां की पॉलिसी ऐसी है कि वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपके कंट्री के अंदर आपके अपने लोग नंगे हो रहे होते हैं बेचारे। ये हिंदुस्तान वालों को आप कराओ ना खामोश यार, इनके चैनल वालों को, मीडिया वालों को करवाओ ना, कोई जवाब ही दे दो भाई, झूठे मुंह ही दे दो यार। ये आपके नबी पे बात कर रहे हैं, उलमा कहाँ है भाई? क्यों नहीं बात कर रहे? इस वक्त बात करनी चाहिए तमाम उलमा को, बड़े बड़े मुफ्ती तारिक मसूद साहब बात करें, इस पर क्यों नहीं कर रहे? इस पर बात करें, वो इतना बड़ा जूता मार रहा है, बात करें ना भाई, नबी के नाम को लेकर वो कर रहा है, ये हमेशा से करते हैं। अब वो बोलेंगे जी ये तो उकसार हैं, भाई उकसार हैं, जवाब भी तो होता है यार, अहले इल्म का कोई जवाब भी तो होता है भाई, अहले इल्म की जवाब भी दानिशमंदी से, अहले इल्म की उससे होता है ना, एजुकेशन लेवल पे आप जवाब दे दो। लोग दे नहीं रहे क्या? पब्लिक स्पीकर्स हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, जवाब देते नहीं है क्या? कुरान की रोशनी देते नहीं है? बहुत सारे हैं, अब नाम लेंगे तो बोलेंगे ये फेवरेटिज्म है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का नाम लो, उस पर 4 मरतबा मर्डर अटैम्प्ट हो गई, बहन जो ऐसा मुल्क है, मुल्क में ये हो रहा है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। कराची में दंदनाते फिर रहे में डकैत गोलियां मार रहे हैं। अली शेखानी भाई को मैं मैसेज दे रहा था, अली शेखानी भाई मैं ये कह रहा था कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जैसे लोग अल्लाह पाक बहुत सारे ऐसे पैदा करे जो हाफिज और हाजी नहीं कर रहे, जो इस मुल्क के सरबराहान नहीं कर रहे, जो यहाँ के सिपा सालार नहीं कर रहे, आप वो बात कर रहे हैं। जबकि दूसरे कंट्रीज में जहां आप बैठे हुए यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे आपको भी पता है, और हमने भी जब विजिट करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं, इधर यूरोप चले जाओ, जहां इन लोगों ने हमारे पाकिस्तानियों के पैसों से अपने घर बना के रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि हराम का पैसा ही हुआ ना, अवाम का पैसा हराम का पैसा, अवाम का पैसा अवाम के लिए खर्च हो तो हलाल है, आप अपनी जाति उस पर खर्च कर रहे हो। बातें बड़ी बड़ी हैं कि जो हजरत उमर फारूक का जमाना था तो यूं था, तो वो भी कुरान के हाफिज थे, तो भैया हाफिज थे ना, इंप्लीमेंट करते थे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलते थे, आप किस चीज पे चल रहे हो भाई? वो तो अपनी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो अपना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपना कारोबार तर्क कर दिया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत में आने के बाद अपना कारोबार तर्क कर दिया था, तनख्वाह ले रहे थे, वो भी मामूली सी। आप कौन सी तनख्वाह है यार? आप लोग सबको पता है तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ पे क्या? वो ताने मार रहे हैं, डीएच है तुम्हारा, फला तुम्हारा, सबको पता है। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कराची के वो तो जज के स्टेटमेंट सुना रहे होते हैं, हमें पता नहीं है क्या, नाम ले लेके सुना रहे हैं। मैंने तो ज्यादा वीडियो लगाई नहीं, क्या आपका वो भी था तो यूं भी था, जज ने बोला भाई बिजनेस से क्या लेना देना है, तो भाई इतना हंसी टट्टा हो रहा है यार, कुछ तो अल्लाह के वास्ते को जवाब ही दे दो। चलो सर फखर से बुलंद हो जाए हमारा, मतलब मुसलमान भी तो होना है यार, हाफिज तो बाद में हो या हाजी बाद में हो भाई, आप कोई भी है, मुफ्ती आप बाद में हो, आलिम बाद में हो यार, आप पहले मुसलमान हो। अली शेखानी भाई को मैं ये कहूँगा, अली भाई आप प्लीज़ आप ये करें कि आप जिस तरह सिंगापुर में है ना कि डिफरेंट कंपनीज में वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनकी कंपनीज हैं, आप कोई दूसरी, अल्लाह करे कि आपका ये मिशन अकम्प्लिश हो जाए, आप दूसरी कंपनी की लॉन्च कर लें। और चूंकि ये के इलेक्ट्रिक तो बेचेंगे नहीं, आपको पता है, क्योंकि इनका हराम का पैसा लगा हुआ है, इनको हराम की वो आ रही है ना, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो भी लिस्टें जारी हो चुकी हैं, वो भी हमारे सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है, वहाँ पे सब लिस्टें पड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारे मुल्क से हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो भाई हर जगह टैलेंट मौजूद है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी भी हैं, हिंदुस्तानी सब हैं, सब जगह है, कोई मौका नहीं छोड़ता।
सबने लिस्टें जारी की हुई, उसमें किस किस के नाम है, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो कोई सरकारी इदारे के हों, सबके नाम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो गालिबन दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस पब्लिकेशन है, जिसके पीछे सारी दुनिया की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हैं, उस अखबार ने 48 घंटे से भी ज्यादा पहले ये इल्जाम लगाया कि दुबई बेस्ड जो इक्विटीज ग्रुप था, अबराज इक्विटीज, उसके मालिक आरिफ नकवी ने $20 मिलियन, यानी $20 मिलियन का मतलब है $2 करोड़, यानी $2 करोड़ का मतलब है 2 अरब रुपए से ज्यादा की रिश्वत पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को दी, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक के जो शेयर्स थे उनको बिकवाने में मदद हासिल करने के लिए। एक तरीका होता है पाकिस्तान में कि ना जनाब गलत इल्जाम लग गया, ये वगैरह वगैरह। उसके अलावा अभी तक नवाज शरीफ साहब, जिनके बहुत ही ताकतवर वकला हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो पाकिस्तान में अपने मल्टी मिलियन वकीलों के जरिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक अमेरिका की किसी अदालत में वॉल स्ट्रीट जर्नल को, जो $1 बिलियन कंपनी है, जिसको बहुत बड़ा सू किया जा सकता है, जिसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टर कंपनीज हैं, उसे अभी तक कोई जेन्युइन नोटिस नहीं दिया, उसके ऊपर कोई हद तक के इज्जत का, डिफेमेशन का मुकदमा नहीं किया, जिससे इस इल्जाम को तकवीत मिलती है कि ये जो इल्जाम इनके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लगाया है नवाज शरीफ के ऊपर 2 अरब रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेने का एज पब्लिक ऑफिस होल्डर, ये इल्जाम फिर सही ही हुआ है, क्योंकि कराची जो है मुआशी हब है पाकिस्तान का, 3 करोड़ के करीब आबादी है। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि के इलेक्ट्रिक का जो इंतजाम है वो रॉ और मोसाद के पास है। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। और ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इसका निजाम हाईजैक किया गया, अरब्स को बीच में डाल के। और ये निजाम इसलिए हाईजैक किया गया कि जब चाहेगी के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया सिर्फ ओवरफ्लो करके आपके पूरे कराची को आग लगा देगी, किसी बम की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, ये है अल्जोमिया पावर लिमिटेड, जिसको आपने KESC से परवेज मुशर्रफ ने मुआहिदा किया और पूरी दुनिया को यह बताया कि ये सऊदी अरब की एक कंपनी है। ये अल्जोमिया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी एक शाख है। इसको अंडर लॉ सऊदी अरब के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखाई है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने खुद मुआहिदे में बताई है वो ये है, ये साइमन कैमन आइलैंड के अंदर। ये भी एक तस्वुराती खाका निकलेगा, क्योंकि 3 महीने से हम इसको कैमरन आइलैंड के अंदर तलाश कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी हमें अल्जोमिया लिमिटेड की जो है वो रजिस्ट्रेशन नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन इसके जो फाइनेंसर थे वो है डैनम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये है। और ये भी कैमन आइलैंड की रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली ये जूइश कंपनी है, इसके तमाम शेयर जूइश के पास हैं और ये जूइश के पैसे के ऊपर एक तस्वुराती खाका लाया गया अल्जोमिया लिमिटेड ग्रुप का। अल्जोमिया ने एक तस्वुराती खाका बनाया जिसका नाम है अल अबराज ग्रुप। अल अबराज ग्रुप की कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है कि वो कहीं काम करती हुई नजर आई हो। ये पूरी दुनिया से रॉ और मोसाद के एजेंटों को इसके अंदर जमा किया गया। और ये आपको जान के बड़ी हैरत होगी, जो कहते हैं कि सिर्फ इसका नकवी मालिक है, नकवी मालिक नहीं है। इसके अंदर ये तमाम मालिकान की मैं प्रोफाइल लेके आया हूं जो इन्हीं की वेबसाइट के अंदर है। इसके अंदर यहूदी और इंडियन नेशनल जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर हैं और इस ग्रुप की वजह से वो पाकिस्तान में इजी ट्रैवलिंग करते हैं। आपके शहर की एक एक चीज रॉ जो है, जो कि जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है इंडिया का, वो पाकिस्तान से जमा कर चुके कि किस गली के अंदर कितने मकान हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको पूरा इसका प्रोफाइल पेश कर दिया। इसमें चंद पाकिस्तानी भी हैं और अल अबराज जो है ये खाका है, तस्वुराती खाका है। और नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ एक ऐसा शोबा जिसने 32 साल में पाकिस्तान को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया, वो है IPPs यानी बिजली पैदा करने वाले नवे प्राइवेट इदारे। इन मुआहिदों की कातलाना शराइत से आप पहले से वाकिफ हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इनके मालिक कौन हैं। तो दिल थाम लीजिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, बिजली बनाने वाले इदारों के 28% शेयर होल्डर शरीफ खानदान के लोग हैं, 16% नून लीगी रहनुमा हैं, 16% के शेयर होल्डर आसिफ अली जरदारी हैं, 8% पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के पास है, 10% एस्टेब्लिशमेंट के पास है, 8% चीन के सरमायाकारों के पास है, 7% अरब के सरमायाकारों और कतरी शहजादों के पास है और इन इदारों के शेयर 7% पाकिस्तानी सरमायादारों के पास हैं। यानी 78% सिर्फ 3 ग्रुप शरीफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट की मलकियत है। इससे आगे का अलमिया भी सुन लीजिए। ये वो 90% लोग या ग्रुप हैं जिनके पास पाकिस्तान की तमाम शुगर मिल, स्टील मिल, सीमेंट, खाद, कपड़े, बैंक, LPG और गाड़ियां बनाने के लाइसेंस हैं। नाज़रीन
ग्रामी ये बिजली घर पाकिस्तान की कुल जरूरत का 125% पैदा करने की सलाहियत बताकर लगाए गए हैं, लेकिन देते सिर्फ 48% हैं, लेकिन कीमत 125% की वसूल करते आ रहे हैं। लिहाजा पिछले 5 साल से 6000 अरब देने के बावजूद ये मुल्क इनका 2900 अरब का मकरूज है। जरूरत इस अमर की है कि क्या पाकिस्तान में भी इन IPP से जान छुड़ाई जा सकेगी या मुल्क इसी तरह कर्जों में डूबता चला जाएगा। तो ये अली भाई, ये तो कभी भी अपना खांचे छोड़ेंगे नहीं, हराम के रिश्वतें और ये वो कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे ये आपको अलाउ कर दे, क्योंकि दूसरी कंपनीज को आने भी नहीं देते भाई ये। तो चूंकि अल्लाह ने आपको नवाजा है, और जैसा कि आपने अपनी वीडियो में भी कहा है कि भाई मुझे अल्लाह ने बहुत दी, हकीकत है, ठीक है। अल्लाह आपको और माल में बरकत दे और इजाफा करे। आप दूसरी कंपनी लॉन्च करने की कोशिश करें, देख लें, और अल्लाह इंशाल्लाह आपको देखें, अल्लाह किसी को मौका देता है ना इतनी बड़ी बात करने का भी, तो डेफिनेटली अल्लाह पाक रस्ते भी बनाता है। तो आप एक कंपनी लॉन्च करने की कोशिश कर लें, देख लें, दूसरी कंपनी लॉन्च कर लें, ताकि कंपटीशन आ जाए। लोग जो है इनकी लानतों से बचें, जो बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। बेसिक राइट्स नहीं है, वो मैंने कहा था टैक्स का, मैं बता देता हूं। इसी US में, उसी बेल्जियम में जहां वो हाजी साहब मौजूद हैं अभी, पापा जोन्स वाले, उसी लंदन में, उसी न्यूयॉर्क में, उधर ही क्या नाम है, वो जो दूसरी डिफरेंट क्या नाम है यार, वो क्वींस स्ट्रीट पे, और कनाडा में हाई रिवर के पास, और डिफरेंट जगहों पे यार इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। पूरे यूरोप भरा पड़ा हुआ है, वो हमारे अवाम के पैसों से, ठीक है। तो दुख ये है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अगर एक बच्चा पढ़ता है ना, स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो उसकी भी फीस, उसको बच्चे को पिक एंड ड्रॉप भी गवर्नमेंट देती है। बच्चे का एजुकेशनल सिस्टम, आप अगर उनकी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे, आपको भी वो फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि पे ऑफ भी करेंगे। अगर यूरोप में आप पढ़ते हैं ना, जर्मनी में, इधर उधर कहीं, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीखते हैं एक्चुअली, तो वो आपको पे ऑफ करते हैं कि भाई आप हमारे लोगों से मिंगल हों, आप हमारे लोगों से घुल मिल जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं अपनी, वो आपको पैसे देते हैं उसके, ठीक है। और अगर आपको बेरोजगारी का मसला, अल्लाह ना करे, आपका काम सेट नहीं हो रहा, अगर आप जॉब डूअर थे, जॉब नहीं हो रही, सबको जो रहते हैं उनको पता है यार, वो आपको अलाउंसेस देते हैं। लोग तो पता नहीं कितने सालों तक, मैंने देखा वहां पे फूड स्टैम्प्स लेते हैं, ठीक है। तो अपने लोगों के टैक्सेस, जब अभी आप टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, और जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो जो स्कूलिंग वाला सारा कुछ, ये वो मेडिकल फ्री है। तो आपकी कंट्री में टैक्स किस चीज का लौड़ा, टैक्स किस चीज का ले रहे हो भाई, जब लगा नहीं रहे। और वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं। लगता लंड कुछ नहीं है, बैंचोद कचरा उठाते नहीं है। कराची तो बहुत ही बुरा है इस मामले में। छोटे मोटे शहरों में चले जाओ तो वहां तो चलो, वहां बेहतर जा रहे, वो पैसा उठा के वहां लगा रहे हैं ना, अपने अपने शहरों को आबाद कर रहे हैं। और लेकिन कचरा फिर भी अक्सर शहरों में नहीं उठ रहा। कचरा उठाना ये मतलब बैंचोद, ये क्राइटेरिया है। अबे ये टैक्सेस पे ये होता है क्या, कचरा उठा रहे हो, कचरा भी नहीं उठा रहे तुम तो यार मतलब वो तो आपका इनके यहाँ भैंसे खड़ी हुई हैं बैंचोद स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में इनके यहाँ गलत इंजेक्शन लगाते हैं, जबरदस्ती पोलियो की टीमें घरों पे बेच के नकली पानी वाले इंजेक्शन लगा के बच्चे मार देते हैं भोसड़ी के। ये तो हाल है, मतलब ये हाल है भाई, ये इल्मी लेवल है भाई, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये हाल है भाई, ये इनका ये है। तो अब क्यों उल्मा खामोश है यार, उल्मा बात क्यों नहीं करते इन मसलों पे यार। मुफ्तियान अब कहाँ है भाई, इन पे भी तो फतवे लगाओ ना यार, इन पे फतवे लगाओ। वो जो लौंडेबाजों का जो कारी है, जो हजरात, उन पे फतवे क्यों नहीं लगाने आते यार, फतवे क्यों नहीं लगा रहे उन पे कि उनके सही हदीसें क्या कहती है। हमें आम इंसानों को पता है, आम इंसानों का मतलब आम मुसलमान, कोई मुल्ला तो नहीं हूं, दाढ़ी तो नहीं है मेरी कोई लंबी चौड़ी, तो मुझे पता है कि वो ऊपर सही हदीसें कहती हैं कि चारों इमामों का फतवे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए और उन चीज़ों को देखते हुए, सहाबा की सुन्नत को देखते हुए, कि ऊपर से वो ले जाके ऊंचाई से ले जाके बंदे को धक्का देते हो, जो कौमे लूत वाला अमल करे, लौंडेबाज जो बच्चाबाजी जो करे बहनचोद, उसको ऊंचाई से ले जाके धक्का देते हो, और जब तक वो मर ना जाए, जान ना निकल जाए, उसको बार बार उसको फेंकते रहो ऊपर से। ये सजा है कौमे लूत का अमल करने वाले की। तुम अपने अपने बच्चे आरामियों को बचाने के लिए जो वो हैरेस करता फिर रहा है, वो उसके बाप को डरा रहा है, वो असला दिखा रहा है, मौलवी इतना चौड़ा चल रहा है, पुलिस उससे दब रही है, पुलिस वाले बोल रहे हैं आपको क्यों शर्म नहीं आई। भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया। यहीं पे आके पुलिस वाले नरम हो जाते हैं, आपको शर्म नहीं आई, और अवाम पे सारा जोर चल रहा है यार। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं सुपर हाईवे, वहां पर डकैतियां मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, जबकि सारे पुलिस की रेंज भी वहां पर है, सब कुछ है वहां पे। रेंजर्स का भी वो हेडक्वार्टर भी बना हुआ है सुपर हाईवे पे कराची में, उसी टेरिटरी से, वहीं पीछे से गांव गोट लगते हैं, वहीं से आते हैं सारे डाकू। वो नहीं आ रहे रेंज में, आवाम आ रही है,
आवाम बेचारी तलाशी भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, और बेचारी क्या भाई अपना प्रोटोकॉल पूरा कर रही है। तो उन भड़वों को भी तो पकड़ लो यार, उन रंडी के बच्चों को जो लोगों को मार के जा रहे हैं, उनके माँ के कुसों के डंडा कब डालोगे भाई? उनको भी तो पकड़ लो, इनकी माँ के कुसों को, बहन चोदों को। उन डकैतों को कौन लगाम डालेगा, इनकी माँ की चूत? कराची में बहन जो दंदनाने के लिए छोड़ दिया, लोग जा रहे हैं तो उनके लिए असाइलम बंद कर दिया भाई। जो असाइलम लेगा उनका पासपोर्ट कैंसिल है। जो काफिर हैं, जहां पे तुम लोगों ने घर जाके ले लिए अपने, उन काफिरों के मुल्क में अवाम के पैसे से, और वो अवाम अपने लिए जान बचा के जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती के लेवी टैक्स मुसल्लत कर दिए, लेवी टैक्स, लोड़ा लसन टैक्स मुसल्लत कर दिए, ठीक है। अब वो जाके अगर वो असाइलम भी लेना चाहे तो पासपोर्ट कैंसिल भाई। गरीबी करेगा ना, गरीबी की मजबूरी है। अमीर तो जाके बेचारा बिजनेस खोल लेगा, अमीर शख्स तो जाके बिजनेस खोल लेगा, ठीक है, या कोई जॉब कर लेगा, दूसरा गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देगी, इमिग्रेशन ले लेगा, यही होता है। तो वो जब असाइलम अप्लाई करता होता है ये बेसिकली कि वो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उसका बंदे का केस चेक करते हैं, उसका केस भी खुद लड़ते हैं, तो ये कह देते हैं नहीं जी अब पासपोर्ट कैंसिल। अब ये बड़वा आ गया हमारे रेंज में, अब इसको भाई माँ छोड़ो इसकी, ये चारों नचार जब आएगा इसको धर लेंगे। ये है भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये, और मुफ्तियान यहाँ पे खामोश हैं, यहाँ पे मुफ्ती हजरात खामोश हैं। तो भाई तो मैंने तो कुछ मुफ्ती हजरात से रब्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर जहाँ पे जो हरामीपन हो रहा है भाई, मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश करूंगा, मैं उनको साथ लेके, जहाँ पे इस तरह का कोई भड़वत हो रही है, अगर कोई लौंडेबाज पकड़ा जा रहा है, उसको बख्शा जा रहा है, तो मैं मुफ्तियान लेके पहुंच जाऊंगा, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो रेंजर्स पकड़े और उसको छोड़ दे, मैं वहां मुफ्ती लेके पहुंच जाऊंगा भाई इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। मुझे अपनी कब्र में जाना है, मैं मुफ्ती लेके पहुंच जाऊंगा, जो फतवे निकलेंगे फतवे निकलवाऊंगा इंशाल्लाह वहीं खड़े खड़े। और तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि भाई फतवा निकला है, वो फतवा पब्लिश भी होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अपनी जो मैं ताकत लगा सका इंशाल्लाह मैं वो लगाऊंगा, पैसा लगा सका मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह की राह में ये करने के लिए। जो फतवे उन मुफ्तियान को इकट्ठा करूंगा, उन उलमा को इकट्ठा करूंगा जो बाज़मीर हैं, उनको लेकर उन लौंडेबाजों के लिए भी। और अगर नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि नमाज और ईमान और कुफर के बीच में फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज का मामला हो, हज का मामला हो, ये जो फ़राइज़ हैं दीन के, अगर इसमें कोई चीज़ शरीयत क्या कह रही है उसके हवाले से भी मुफ्तियान क्या कह रहे हैं उनको भी लेके इंशाल्लाह मैसेज ज़रूर मैं डिलीवर करवाऊंगा। मैसेज क्या बनता है वो बताऊंगा भाई, चाहे कोई भी उसके ज़मरे में आता हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भाई जो शरीयत तोड़ रहा है उसका क्या कह रही है शरीयत, वो बताया जाएगा इंशाल्लाह, इस पर बात होगी इंशाल्लाह मुफ्तियान के साथ बैठकर इंशाल्लाह। अब ये जो फुटेज है ये तुम्हारे पास, मेरे पास, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इधर उधर दुनिया भर में फैली हुई है, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। तो जिन्होंने इनको छूट दे रखी है, जिनका काम है, जिनके पास FIR कटी हुई है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमारे जो भी हैं, पुलिस आती है पहले, फिर और जितने भी हैं सब जितने भी रेंजर्स जो कानून से वाबस्ता हैं, क्या उनके पास, उनके रिकॉर्ड में नहीं है ये सब? ये हमसे ज़्यादा तो वो मॉनिटर करते हैं। इनको कौन छूट दे रहा भाई? पहले ये महदूद थे सिर्फ गुलिस्तान जौहर तक, फिर सुपर हाईवे पे हम सुनते थे, हालांकि सुपर हाईवे पे विंग बने हुए, रेंजर्स के विंग्स बने हुए। आप कराची में एंटर होंगे बेरे टाउन के बाद, वो जूटूल प्लाजा के बाद, तो उसके बाद आपको जाहिर सी बात अपनी चेकिंग देनी पड़ेगी। लेकिन पीछे जो गाँव गोट से जो बड़वे दल्ले आ रहे हैं ना, वो पता नहीं कैसे आ रहे हैं। तो इतना बच्चा तो खैर कोई भी नहीं है, कैसे आ रहे हैं मतलब वहीं से गुजर के जा रहे हैं वो भी, उनको छुट्टी है भाई, जो मारो धाड़ो काटो। अभी वो मवेशी मंडी लगी हुई थी, वहाँ बहन चुत भड़वते कर रहे थे, रंडी के बच्चे मारते फिर रहे थे, उनको कोई नहीं पकड़ रहा, उनको कोई यूनिफॉर्म वाला जिनका काम है कोई नहीं हाथ डाल रहा उन पे। और हमने तो वो वीडियोस भी देखी हैं, और मतलब जो बहुत सोशल मीडिया पर हमने तो वो वीडियोस भी देखी हैं यार कि इंटीरियर से इनके अंदर उनको रास्ते बता रहे हैं, वो पूरे मतलब असले लेकर चल रहे हैं, सारे डाकू जो हैं उनको रास्ते बता रहे हैं यूनिफॉर्म वाले खड़े हुए। तो सबने देखी है वो, अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो सबको पता है यार, सोशल मीडिया पे पड़ी, मैं जरूरत पड़ी तो मैं लगा दूंगा वो भी। और दूसरी बात, ये अपने प्लॉट पर बंदी गई है। अब ये सुरजानी टाउन की वीडियो है, इसको ये तो बहुत टाइम से वायरल थी, मैंने आज मुझे दोबारा मिली है ये, तो मैंने उठा के वहीं से उठाई है फेसबुक से। इनको कौन बदमाशियां करते फिर रहे हैं, मार रहे हैं, औरतों को थप्पड़ मार रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, उनकी भी हरकत देख लो जरा, वो देख लो।
अवाम का टैक्स अवाम पर लगना तो बहुत दूर की बात है यार। ये वीडियो देखो, अवाम, लेडीज स्पेशली बेचारी आटे के लिए गरीब लोग धक्के खाते फिर रहे हैं और जलील हो रहे हैं, पुलिस से मारे खा रही हैं, लेडीज मारे खा रही हैं यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मतलब डकैत दंदनाते फिर रहे हैं, डाकू मारते फिर रहे हैं लोगों को, वो नहीं पकड़े जा रहे। अवाम जलील हो रही है आटे के रिजक के लिए, 2 घर में रोटी पक जाए उसके लिए, और उसके लिए भी स्कीमें निकाल रखी हैं कि जी हम एहसान कर रहे हैं, और वो पुलिस से मारे खा रही है लेडीज। यानी गरीब का ये हाल है इस मुल्क में। दुनिया में अमीर को भी वो टैक्स, आपका टैक्स ना रिटर्न कर रहे हैं अपने लोगों पे। अच्छा, टैक्स ना रिटर्न लोगों पे लगता है, यहाँ पर टैक्स रिटर्न मांग रहे होते हैं। दुनिया भर में NIC पे चल रहा है सारा काम। आपकी शनाख्ती कार्ड जो सोशल नंबर होता है ना, एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर का भी होता है बाहर, वही आपका टैक्स नंबर है। तो वही सब कुछ है यहाँ पे। वो नए नए चुदम में है, मतलब FBR का नंबर, NTA नंबर, तो ये नंबर वो नंबर, और चलो वो दे भी रहे हैं लोग, उसके बावजूद क्या हो रहा है। टैक्स पेयर्स हैं लोग, मेरे काफी जानने वाले, मैं खुद टैक्स पेयर हूँ। क्या लग रहा है भाई, कौन सा मेडिकल फ्री है, क्या है भाई, क्या मेडिकल, कौन से बच्चे आपके पढ़ रहे हैं फ्री में। और जो बाहर चले जाए बेचारे, जो जाएं, जो गरीब लोग, वो उनके लिए पासपोर्ट कैंसिल, वो असाइलम ना लें, यही चक्की में पिसते रहें वो। यार अल्लाह के अज़ाब से डरो भाई, अल्लाह के अज़ाब से डरो। जाहिल के बच्चों, बहन चो, तो कभी वो कुरान उठा के पढ़ लो, पता चले पीछे अल्लाह ने क्या क्या किया तुम जैसे लोगों के साथ। ज़मीं के बालों में खाक देखो, उजड़ गया सब ये राख देखो, बिखर गया है जो ख्वाब देखो। स्कीम के नाम पे उनको आटा दिया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ स्कीम है, और वो उनकी बेटी ने वो निकाला है, चीफ मिनिस्टर बन गई वो। और ये आपके सामने खवातीन पिट रही हैं पाकिस्तान की, मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खवातीन, लेडीज पिट रही हैं बुरी तरह, मर्दों से, पुलिस वालों से। इससे पहले भी काम होते रहे, लेकिन अब ये रिजक के लिए पिट रहे हैं ये। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मुफ्तियान के सामने भी हैं, उल्मा के सामने भी, ये सामने सब देख रहे हैं। और मैंने पर्सनली भी मुफ्तियान और उल्मा हजरात जो है ना, उनसे शेयर कर दी, हर तबके के। मुफ्ती तकी उस्मानी, उनको भी ये शेयर कर रहा हूँ मैं, उनके साथ भी ये मैं जितने भी हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हो गए, शिया आलिम जवाद नकवी साहब हैं, उन सब से इंशाल्लाह ये शेयर कर रहा हूँ मैं कि भाई ये सारे आप लोग बैठ के सर जोड़ के बात करो इस पे, कि भैया आप सारे के सारे मिलके इस पर बात करो, ये इस तरह मसला हल नहीं होगा। ये बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये बदमाश बंदे मारते जा रहे हैं, और इनके साथ साथ जिनसे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रख रहे हैं लोग, वो भी बदमाशियाँ कर रहे हैं, यूनिफॉर्म के नाम पे हो रहा है भाई। तो इस पर बात करें भाई, बात करें। तो ये तो इस तरह तो मामला सुधरेंगे नहीं, और कोई नहीं सुधरेगा इस तरह। तो ये फ़िरौन पहले भी ऐसे ही चौड़े रहे हैं भाई, इस पर बात करें। सारे उलमा को जमा होने की ज़रूरत है इस पर। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि IG सिंध पुलिस ने एक अपना कंप्लेंट नंबर इशू किया था कि अगर आपकी FIR नहीं काटी जाती, और जिस थाने में FIR नहीं कटती, ज़ारे काटते तो हेड मोरर है, लेकिन परमिशन जो है वो SHO के परमिशन के बगैर नहीं कटती, और SHO की नॉलेज में लाया जाता है हर केस, हर मसला। तो IG सिंध जो है, जो सबसे सीनियर पोस्ट है किसी भी सूबे की, उन्होंने ये कंप्लेंट नंबर निकाले थे, और उन्होंने कहा था कि भाई अगर FIR नहीं कटती तो आप कंप्लेंट करके करवा लें। अच्छा, उस पर रिस्पॉन्स तो फौरन बेहतरीन आ जाता है। ऐसे कई लोगों ने कंप्लेंट की, और बहुत पुरानी बात है मेरे ख्याल में, बहुत से, मतलब 2019-2020 के अंदर मुझे भी एक बार इस तरह का वास्ता पड़ा था, लेकिन मेरे साथ तो खैर इतना ज़्यादा कोई ऐसा हुआ नहीं। तो लेकिन जो बाद में भी जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की, उनसे भी ये पूछा गया कि FIR के लिए फ़ोन तो आ जाता है फिर मुतालिका थाने से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से। देन फिर वो आके ना, फिर वो उनको फिर उसी थाने से फ़ोन आता है, जी हमको धमकियाँ लगाई, उनको थ्रेट दी जाती है कि भाई हमारी शिकायतें कर रहे हो, अदा हमारी शिकायतें कर रहे हो, अबा ये सब चल रहा है भाई। अदा हमारी शिकायतें चल रही हैं, हमारी कंप्लेन कर रहे हो। अरे बाबा उसको जाके पकड़ो ना, IG सिंध ने जो नंबर निकाला उसका गिरबान पकड़ो ना भाई। अगर इतनी बात है तुम्हारी तो जाओ फिर। अरे बाबा इतना बड़ा मसला है, अगर तो जाके IG सिंध साहब से बात करो ना यार, उनका गिरबान पकड़ लो फिर। तुम हमें आवाम को क्या धमकियां दे रहे हो भाई, लोगों को आवाम को क्या धमकियां दे रहे हो कि भाई FIR नहीं काटनी, नहीं काटो। IG सिंध ने तो बकायदा ये तक बोला कि अगर कोई SHO FIR नहीं कटवाता, नहीं कटने देता, SHO रिस्पॉन्सिबल है, फिर SHO के खिलाफ फिर फला सेक्शन ये बता रखा है। पूरी प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं पुलिस वालों की, IG सिंध की पुलिस की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, और सोशल मीडिया पे भी पड़ी हुई है। हमारे लोगों को कानूनी लड़ नहीं पता, तो इसीलिए तो फिर वो यूनिफॉर्म का गलत फायदा उठाते हैं। अवामी चुदरी है बहन हर जगह। बस फिर तुम लोग चूतिया और टैक्स देते रहो, तुम
इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी, कंजर आते रहेंगे, जिंदगी बढ़ती रहेगी आगे, इसी तरह खामोश रहते रहना। दुनिया भर में अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, अपने जुल्म के खिलाफ। अल्लाह फरमाता है जुल्म के खिलाफ जुल्म सहने वाला भी जालिम है। जब दुनिया भर के अंदर ऐसे होता है भाई कि अगर आपके खिलाफ गलत हो रहा है, बदमाश कुछ कर रहे हैं, पुलिस कुछ कर रही है, कोई भी मतलब कोई भी कर रहा है, अगर ताकत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है अगर कहीं पे, तो आप आवाज बुलंद करो भाई। इनकलाब आता है, आप कुछ करो ना करो अपनी आवाज तो बुलंद कर लो। बहन चो तो बिल्कुल ही मतलब चुत गए क्या, चूतिया हो गए क्या बहन चो तो अली भाई टेक केयर, अल्लाह के अमान में रहें। आप कोशिश करें, अल्लाह करे। ये के इलेक्ट्रिक तो टेंडर देने वाली नहीं है, लिस्ट आपने भी पढ़ी हुई, हमने भी पढ़ी हुई है। लगाते हुए शर्म आ रही है, सारे दल्ले भड़वे इसमें शामिल हैं, सब खा रहे पी रहे हैं मंड के मादरचोद। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपको पता ही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अल्लाह का अजाब ही इसको निस्तो नाबूद कर सकता है। इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि लोग भी नहीं निकलते, लोग नहीं निकलेंगे। लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोग गांडू हो चुके, लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है। अली भाई अल्लाह आपकी सोच को सलामत रखे, आपकी थिंकिंग, आपका काम, आपकी नेकी, उसका सैल्यूट है भाई बार बार। और मुशर्रफ साहब, आपने सर हमेशा सर बुलंद रखा, आप सिपा सलार भी थे, मुल्क के प्रेसिडेंट भी थे। जब आप थे तब भी मैंने इस तरह की बात कही थी, और जो एज अ विटनेस किया मैंने अपनी आंखों से, आई विटनेसिंग, जो हमने देखा मुशर्रफ का दौर 10 साल का था, कुछ भी था, जबरदस्ती लिया हो, कुछ भी लिया हो, सर बेगैरती में सर नहीं झुकाया उसने। तो चाहे उसको कुछ भी कह रहा हूं, उस बंदे को आखिर में अपने कंट्री में आने की जगह नहीं मिली, ठीक है। वो जो हो कानून का जो मसला जो भी है, लेकिन भाई सर नहीं झुका, सर झुकने नहीं दिया उस बंदे ने। आज वो दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि उसने सर नहीं झुकने दिया। आज वो ले के चमाटे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, पड़ोसी मुल्क वाले वो हैं। अफगानिस्तान की करेंसी, उनका पासपोर्ट आपसे ऊपर चला गया, 3.5 रुपए 3.25 रुपए का है। पाकिस्तानी 3.5 रुपए दो, उनका अफगानिस्तान का 1 रुपए के बराबर है, समझ लो 3.5 रुपए के बराबर है पाकिस्तान के, उनकी एक नोट, ठीक है ना। तो लानत है ऐसे लोगों पर जो बिल्कुल सो रहे हैं, जो लौंडेबाजों को छूट दे रहे हैं। भाई मैं मुफ्तियान को लेकर इंशाल्लाह पहुंचूंगा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। शरीयत जो कहती है, इतने बेगैरत हम नहीं हुए भाई, ठीक है ना, कि जो दिल चाहे करते फिरो, लौंडेबाजों को छूट देते रहो। और भाई अगर हज फराइज, जो दीन के बेसिक फराइज हैं, 4 बड़े फराइज हैं, जिनमें हज नमाज सबसे पहले, हज तीसरा बड़ा रुकन है। अगर इस मामले में क्या कहती है शरीयत कि आप हज के लिए रोक दो, या हज पे, चाहे कोई भी हो, चाहे हुक्मरानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, जो दीन के मामले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, मुफ्तियान क्या कह रहे हैं इस पर बात होगी मुफ्तियान के साथ बैठ के। अल्लाह हाफिज।